अस्सलाम वालेकुम जी। पब्लिक की आवाज़ विद आदिल मुनीर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि मेरे तमाम देखने और सुनने वाले सभी खैर वाफियत से होंगे। तो जी आज मैं आपको सियालकोट के एक ऐसे इदारे से आगाह करने जा रहा हूं जिसका क्या आप ये कह सकते हैं अलमिया यही है, जिसका विजन यही है कि सिर्फ अवाम को लूटना। लेकिन यहाँ पर बड़े अफसोस की एक बात है कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे आंखों देखे ये छिपली किस तरह निगल रहे हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। ये एक सियालकोट का ऐसा इदारा है जो कि बैरून मुल्क जाने के लिए हर शख्स के लिए जरूरत है, जिसको प्रोटेक्टर ऑफिस कहा जाता है। ये सियालकोट गोहतपुर रोड पे ऑफिस है। ये यहाँ पर एक जो करप्शन की मंतक बनाई गई है, यहाँ पर नीचे से लेके ऊपर तक तमाम तर जो अफसरान है, यहाँ पर जो मुलाजमीन है, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं साइकिल स्टैंड से लेके और ऊपर जो डायरेक्टर तक का सारे के सारे करप्शन का लबादा ओढ़ कर बैठे हुए हैं। सारे एक दूसरे की चेन बनकर जो है वो करप्शन का निजाम चला रहे हैं। तो यहाँ पर निजाम किस तरह चल रहा है, यहाँ कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जो इन लोगों की पुष्टपनाही कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जिनका ये काम बनता है लेकिन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। लेकिन बात सिर्फ इस इदारे तक महदूद नहीं है, बात यहाँ से आगे निकलकर यहाँ नेशनल बैंक में भी जाती है, बात यहाँ से आगे निकलकर कुछ ऐसे एजेंटों के पास जाती है कि ये चेन जो है वो दर्जनों अफराद तक मुंसलिक है। अब यहाँ पे निज़ाम क्या चल रहा है जी? निज़ाम ये चल रहा है जब बैरून मुल्क जाने के लिए कोई शख्स यहाँ पर प्रोटेक्टर करवाने जाता है तो ये लोग क्या करते हैं कि ये कोई ना कोई एलिगेशन लगा देते हैं, क्योंकि निज़ाम इस तरह का बना हुआ है। यहाँ पहले जब जाना है किसी शख्स ने जाके काउंटर से बाहर, जो गेट के बाहर एक काउंटर है, वहाँ पे ये ऐनक वाले हजरात हैं, एक भाई एक और है, इनके साथ इन्होंने अपनी मर्जी से टोकन देना है। मर्जी से टोकन देने के बाद जब उस शख्स ने, किसी भी शख्स ने, उस शख्स की बात नहीं बल्कि किसी भी शख्स की बात, मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियो सबूत हैं जहां इनके एक एक आदमी के पैसे लेने के, पैसों की डिमांड करने के, कौन यहाँ किस तरह की चेन चला रहा है, मेरे पास टोटली वीडियो सबूत है, कौन कौन मुलव्वस है इसके अंदर। तो यहाँ पे होता क्या है जी, जब ये टोकन वाला टोकन देता है अंदर जाके जी सबसे पहले एक नंबर काउंटर पे आपने जो है अपने पेपर चेक करवाने हैं। अब जहाँ पे पेपर चेक करवाने जाते हैं तो वहां पे जी एलिगेशन लगाने वालों का कुछ अंदाज यूं होता है जी, पहले तो देखा जाता है अरब ममालिक वाले का, अच्छा उसके साथ ना थोड़ा सा सलूक कुछ और किया जाता है कि ये अरब ममालिक में जा रहा है, ये कितने को पैसे दे सकेगा, मजदूरी ये के वीजे पे जा रहा है या किसी आजाद वीजे पे भी जा रहा है, क्योंकि सारा मायने तो ऊपर लिखा होता है वीजे का कि क्या करने जा रहा है। तो यहाँ पर निजाम क्या चलता है जी, सबसे पहले जो है ना उस पर एलिगेशन लगाई जाती है। अगर तो कोई यूरोप मुल्क है, कोई इस तरह के बड़े मुल्क है, तो फिर तो उनकी क्या लोग चांदी हो गई। तो अब यहाँ पे हमारे साथ क्या निजाम होता है कि यहाँ मैं खुद जाता हूँ किसी बंदे को साथ लेके, उस बंदे ने बाहर जाना था, किसी यूरोप कंट्री में जाना था, तब वहां पे जाके सबसे पहले क्या होता है जी, हम ना एक टोकन लेने की कोशिश करते हैं। टोकन वाले भाईजान बोलते हैं जी आज तो टाइम खत्म हो गया, 11 बजे का पौने 11 बजे का टाइम है, आज तो टाइम खत्म हो गया, आप कल आइएगा। खैर बाहर निकलते हैं, एक शख्स से बात होती है, उनसे पूछा जाता है कि यार भाई ये इस तरह का मामला है तो प्लीज ये प्रोटेक्टर करवाना है। उन्होंने कहा यार आप बिल्कुल टेंशन ना लो, आपका प्रोटेक्टर हो जाएगा, लेकिन आपको ना थोड़ी सी फीस पे करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। हमने कहा कोई बात नहीं, आप हमारा काम करवाने वाली बस बात करें। लेके गया, अब लेके जाके जनाब वही बंदा जो टोकन नहीं दे रहा था, वही बंदा जो फाइल पकड़ के आप ये कह सकते हैं कि हमारा काम करने को तैयार नहीं था, जो कह रहा था कि इस तरह की एक और कापियां लेके आओ, इसकी जो है वो ट्रांसलेशन करवा के लाओ, इसका ये करवा के लाओ, इसका वो, यानी 50 तरह के एलिगेशन लगा रहा था। वही शख्स जनाब हमारा जो है काम करने के लिए तैयार हो गया। अब क्या हुआ है, हम जो जाते हैं उसके साथ हमारी बात होती है, उन्होंने कहा भाई बात ये है कि 9200 रुपया इसकी जो सरकारी नेशनल बैंक में फीस जमा होगी, लेकिन इसके बाद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि एक्स्ट्रा आपको फीस पे करनी पड़ेगी। फीस ये होगी कि भाई 13,000 रुपया जो है ना वो भरना पड़ेगा आपको ये फाइल आज क्लियर करवाने का, और 1500 रुपया मेरी फीस होगी। अब मैं टोटल हिसाब लगा के अगर बताऊं ये तकरीबन 23 से 23,500 रुपया बनता है। हमने कहा भाई आज देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर पैसों का अरेंज हो गया या बात हो गई तो फिर देखते हैं। खैर उस दिन आ जाते हैं, दूसरे दिन फिर दोबारा जाते हैं, सुबह 8 बजे जाते हैं जी। अल्लाह का शुक्र है कि टोकन हमें मिल जाता है। जब टोकन मिल जाता है अंदर जाते हैं काम करवाने। पेपर जब देखे जाते हैं कि यार इतने बड़े मुल्क का आपके पास वीजा है, आखिर बड़ी सामी होगी। उन्होंने कहा भाईजान ये तो ऐसे नहीं होगा, आप ऐसा करें, आप पहले जाके ना इसकी एक कॉपी करवा के लाएं। कॉपी करवा के लाई जाती है, फिर कहा जाता है इसकी जाके जी एक ट्रांसलेशन करवा के लाई जाए, ट्रांसलेशन भी करवा लाई जाती है। अब जी क्या जाता है जी, आपको ना फीस पे करना जाना पड़ेगी। अब फीस पे करने के लिए जनाब घंटों जो है वो लाइन में लगो। खैर एक वहां पे एक एजेंट भाई मौजूद थे जो फोटोकॉपी वाले, ये सारा एक पूरी का पूरी चेन है, डायरेक्टर से लेकर नीचे कह सकते हैं आप साइकिल स्टैंड तक एक चेन चल रही है। बंदा बाहर आ गया, जब तंग होकर बाहर आया बंदा, तो आने के बाद जो है ना वहां पे रास्ते में कोई बंदा पूछेगा क्या हुआ भाई, आपका कोई काम नहीं कर रहा? अच्छा भाई आप ऐसा करें, आप इधर आए, मैं आपका काम करवा देता हूँ, मेरे पास एक बंदा है। अब नीचे जाके जनाब उसको भिला फसला के
जो है उससे डील की जाती है, डील करके वहां पे ये डराया धमकाया जाता है कि भाई आप 50 दिन आएंगे ना तो आपके एलिगेशन ही लगते रहेंगे। अच्छा पहले तो नहीं लगा, यूं तो नहीं हुआ, वूं तो नहीं हुआ, 50 नुक्स निकालेंगे, फिर आपको कहेंगे भाई आप टेंशन ना ले, आपका काम जो है ना अभी हो जाता है। 10 में से 8 काम आपके आने तक हो चुके होंगे, 2 काम आपने करने हैं, लाइन हमें इतनी फीस दे। अब मेरे पास उस जो फीस देने की वीडियो वो भी मौजूद है, जिस बंदे से मेरी जो डील हुई वो भी मौजूद है, कौन बंदा वो मेरे साथ डील करके कहां गया, कहां जाकर उसने वो ऑफर की, टोटली वीडियो मेरी मौजूद है। यहां तक हुआ कि मैंने एक अपने कैमरामैन को भेजा कि भाई आप जाके ना वहां पे तो एक वीडियो बना के लाओ, बाहर जो है वो उसके बोर्ड की। अब बोर्ड की वीडियो बना के लाई गई तो उसके पीछे जो है वो बंदों ने कोशिश की उसको पकड़ने की, भाई क्यों वीडियो बनाई जा रही है। फिर इसके बाद क्या होता है, सियालकोट एंटी करप्शन की तरफ से मुझे मदद लेने की जरूरत पड़ती है। मैं एंटी करप्शन के एक दोस्त को फोन करता हूं, उन्होंने मुझे बताया कि ये इदारा एंटी करप्शन की रेंज में नहीं आता। भाई बड़ी अच्छी बात है, चले कोई भी इदारा जो लूटने वाले जितने भी इदारे हैं वो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की लपेट में नहीं आते, क्योंकि आप सबको पता है कि मामला क्या होते हैं। मामला यही होते हैं कि भाई आंखों देखे अगर कोई बंदा छिपकली निकल रहा है तो उसमें भी कोई राज है कि भाई क्यों निकल रहा है। अब FIA गुजरांवाला, सियालकोट पुलिस या एंटी करप्शन सियालकोट या DC सियालकोट, जितने भी सियालकोट में इदारे हैं, कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जिसने आज तक उस वहां पे जाके कोई कार्रवाई करने की कोशिश की हो। 30 रुपए जो है ना वहां पे साइकिल स्टैंड वाला ले रहा है एक गाड़ी का, इसके अलावा 9200 रुपया वहां पर एक सरकारी फीस है जो नेशनल बैंक में पे होनी है आपके प्रोटेक्टर की, लेकिन आपसे लिया जाएगा 24 से 25 हजार रुपया। मेरे पास वीडियो मौजूद है। अगर कोई इदारा ये कहता है ना हमारे पास वीडियो नहीं है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो फिर मैं उस इदारे से ये कहना चाहूंगा कि मेरे पास सारे सबूत हैं। मैं आपको एक एक बंदा दिखा सकता हूं, एक एक बंदा बता सकता हूं कहां से ये चेन चलनी स्टार्ट होती है, कहां पे जाके इसकी ब्रेक लगाई जाती है, किस तरह ये निजाम चलाया जाता है। लेकिन आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। हमारे जो सियालकोट के बिलखसूस कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, सियालकोट की तमाम तर इंतजामिया को यह कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों में हिम्मत नहीं है इनको हाथ डालने की, तो मैं ये समझूंगा कि सियालकोट का हर वो इदारा जो इनको हाथ नहीं डाल सका, इनकी करप्शन को ब्रेक नहीं लगा सकता, मेरी नजर में वो इदारा भी यहां से कुछ ना कुछ जो है वो मफादात हासिल करता होगा, कुछ ना कुछ जो है फैजिया भी उस इदारों को भी मिलती होगी, चाहे वो पुलिस का, चाहे वो कोई भी इदारा, किसी भी किस्म का इदारा। अगर सियालकोट में प्रोटेक्टर ऑफिस में आप करप्शन बंद नहीं करवा सकते, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इन मुलजमान को गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूं कि आपकी वर्दी की, आपके ओहदों की यह नाअहली होगी जो अवाम को डेली बेसिस पर। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि सियालकोट में डेली बेसिस पर जो प्रोटेक्टर किए जा रहे हैं सियालकोट गोदपुर रोड पर, मेरे ख्याल में 200 के करीब यहां पर ऐसे शख्स होंगे जो सियालकोट के में प्रोटेक्टर करवा रहे हैं। अब 200 के करीब शख्स का अगर 100 बंदे का भी आप लगा लेना, 100 बंदे का पैसे देकर काम हो रहा है, तो पूछना चाहूंगा सियालकोट के इदारों से कि फिर आपके वजीर आजम या वजीर आला जितने पैसे तो ये सियालकोट में बैठ कर ये माफिया कमा रहा है जो आपकी लपेट में नहीं आ रहा, या कोई आपकी कमजोरियां कुछ जो है वो नजर आ रही होंगी उनको, जो इस तरह का वो सीना तान कर इस तरह की करप्शन का निजाम चला रहे हैं, तो खुदारा अवाम का सोचे, अवाम के साथ इतना जुल्म ना किया जाए। ये अवाम के साथ जुल्म करना, अगर कोई करप्शन होती, कोई इस तरह का जराइम होता, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को पता है, तो वो नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूं कि वो जितना जुर्म वो जराइम करने वाला कर रहा है, इतना ही जुर्मदार जो है ना वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, सियालकोट की वो इंतजामिया है। तो सियालकोट में अगर अवाम को कोई रिलीफ देना चाहते हैं, आप कोई सियालकोट इंतजामिया अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, तो खुदारा सियालकोट प्रोटेक्टर ऑफिस लाजमी चक्कर लगाएं। वीडियो मेरे पास मौजूद है, अगर किसी भी इदारे को वीडियो चाहिए, लेकिन मैं दूंगा उस इदारे को क्योंकि मैं किसी का पाबंद नहीं हूं, मैं दूंगा उस इदारे को जो यहां पर जाकर कार्रवाई करेगा, वो चाहे सूबाई मोहतसिब हो, वो वफाकी मोहतसिब हो, वो FIA हो, वो साइबर क्राइम हो, वो एंटी करप्शन हो, वो पंजाब पुलिस हो, वो डिप्टी कमिश्नर का चाहे वो जो महकमा हो, कोई भी ऐसा महकमा है, लेकिन मैं दूंगा उनको जिन्होंने यहाँ पे कार्रवाई करनी है, जिन्होंने यहाँ की आवाम को रिलीफ देनी है। लेकिन एक बात और यहाँ पे मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले जो 20 से लेकर 25 हजार के अंदर की डील होती है, उसमें क्या किया जाता है कि भाई जान आप 15,000 या 10,000 या जो हमारे बनते हैं ना वो हमें दे दे। वो उनके जो ऊपर की हराम कमाई वो ले रहे होते हैं, रिश्वत कह सकते हैं आप, वो ले रहे होते हैं कि जी ये हमें दे दें, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करना है। अब वहां पे होता यह है कि जो बंदा वहां पे आपके साथ डील कर रहा होता है ना, 20 से 25 हजार के अंदर एक प्रोटेक्टर की जो है वो डील हो रही होती है। अब वहां पे क्या किया जाता है, जो एजेंट माफिया अंदर या अंदर जो अमले का बंदे हैं, इनका सबका तो एक मुश्तरका जो है ना वो चेन चल रही है। वो क्या किया जाता है कि आप ना 15,000 या 13,000 हमें पहले दे दें, फिर आपका काम स्टार्ट करते हैं। अब जो इनकी फीस बनती है ना करप्शन की, वो करप्शन की फीस जो है वो वहां पे पहले पे करनी पड़ती है। जब वो फीस पे कर दी जाती है, फीस पे करने के बाद क्या होता है कि वो अपने दूसरे एजेंट माफिया जो उसका साथी है उसको बुलाता है कि ये पेपर लेके जाओ, ऊपर जाके चेक करवा के, और दोनों कापियां करवा के उसको चेक करवाया जाता है। चेक करवाने के बाद क्या होता है जी, ये आपको ना फलां बैंक में जाएं, आप नेशनल
बैंक यानी सियालकोट, अगर आपने गवर्नमेंट की किसी भी जगह की फीस पे करनी है तो नेशनल बैंक है, किसी भी जगह आप जाकर फीस जो है वो पे कर सकते हैं, चाहे वो पासपोर्ट की है, वो किसी भी चीज़ की इस तरह की फीस हो, चाहे वो ज़मीनी जो कागजात हैं उनकी अगर आपने फीस पे करनी है तो नेशनल बैंक में होगी। अब यहाँ पे क्या होता है जी, कोटली बहराम लिखा गया तो कोटली बहराम में होगी। आप ना तो वो उसके अलावा आप कह सकते हैं कि पेरिस रोड पे करवा सकते हैं, ना खदम अली रोड पे करवा सकते हैं, ना गोदपुर रोड पे। जिस बैंक का उन्होंने लिख के दिया कि फलां बैंक में जाकर फीस पे करें, इनके बाप का थोड़ी है वो बैंक, जाएगा तो सारा गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, तो सारा इदारों के खाते में ना। नेशनल बैंक सियालकोट में जितने भी हैं उनके पैसे क्या अलग अलग बंदे को जाते हैं, एक ही जगह पे किए जाते हैं ना, इसी के बाप का नहीं है बैंक को जहां पे मर्जी जाके पे करवाए। अब यहाँ पे क्या किया जाता है जी, फलां बैंक में जाए, सबको पता है वहां पे रश है। अब एक एजेंट माफिया ना नेशनल बैंक के बाहर बैठा हुआ है, एक एजेंट माफिया नेशनल बैंक के अंदर बैठा हुआ है, एक एजेंट माफिया नेशनल बैंक के दरवाजे पे खड़ा हुआ है। अब बाहर जो बैठा हुआ है वहां पे दो चार बुजुर्ग हैं, दो चार बंदे बैठे हुए हैं जिन्होंने आके पूछना, हाँ भाई क्या लेने आए हो जी, उसकी प्रोटेक्टर की फीस पे करने हैं। जब बंदे ने अंदर देखना है, जहां तो लाइनें लगी पड़ी हैं, सिस्टम बिल्कुल स्लो है। अब वो बंदा बेचारा परेशान है कि यार मैं 4 घंटे से पहले प्रोटेक्टर ऑफिस में खड़ा रहा हूं, अब 4 घंटे इस लाइन में खड़ा रहूंगा तो क्या किया जाता है, भाई इधर आओ जी भाई, 9200 रुपया फीस, आप ऐसा करो 9700 दो तो आपकी हम फीस पे कर देते हैं। वही निजाम होता है। वो बेचारा मजबूर 500 वहां भी एक्स्ट्रा देता है। वो बंदा जाता है, वो जाके सीधा काउंटर पे जाता है, बंदे को वहां पे वो पेपर देता है और फीस देता है कि सर जी ये कर दें। अब वो जिसने जो लाइन में लगा है ना, वो 11 बजे का लगा हुआ लाइन में 3 बजे भी अपनी लाइन में ही है, क्योंकि जब पैसों वाला निजाम रुकेगा, आमदनी का निजाम रुकेगा, करप्शन का निजाम रुकेगा, हराम कमाई का निजाम रुकेगा, बच्चों के पेट और अपने पेट में आग भरने का निजाम रुकेगा, तमा नफसानी को जो है वो ख्वाहिश को दबाने का निजाम रुकेगा, तब भी तो अवाम का काम होगा। तो यहाँ फिर जाके उस 9700 वाले का काम पहले किया जाता है, जो 3 बजे आता है उसका काम पहले कर लिया जाता है, जो 11 बजे आता है वो 3 बजे तक भी उसी जगह पे खड़ा रहता है, कभी इस हाथ से पसीना साफ करता है, कभी इस हाथ से पसीना साफ करता है। उसके बाद क्या होता है, वहां पे खड़े चौकीदार जो है नेशनल बैंक में, अब उनको भी तरस आता है, वो सोचता है कि वो जो मैनेजर साहब है उन्होंने भी ये 10 बंदों के पेपर जमा किए हैं जनाब, ये तो 10-15 हजार की लगा ली मैनेजर साहब ने, बाहर जो बैठा हुआ एजेंट, अब उनको भी तरस आना शुरू हो जाता है। आखिर वो भी जाके चौकीदार जो है मैनेजर साहब को, कैशियर साहब को पानी वानी ये वो लेटन पटरम सारे निजाम चलाते हैं, अब उनका भी कोई हक बनता है, अब वो भी अपना माल जो है ना वो खींच रहे हैं। तो इसी तरह का निजाम ही सियालकोट में, मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि मैं हवाई फायरिंग कर रहा हूं कि मेरे पास कुछ सबूत नहीं है। मेरे पास यहां तक के सबूत है कि कितने पैसे कौन कौन से किस बंदे को दिए, उसके साथ बात क्या हुई, कितनी देर बात हुई मेरे साथ। मेरे पास 1 से 1.5 घंटे की वीडियो मौजूद है सारे सबूतों के साथ। मैं तमाम तर इदारों को आगाह करना चाहूंगा कि खुदारा सियालकोट की अवाम के साथ इतना जुल्म ना किया जाए। सिर्फ सियालकोट की अवाम नहीं है, शायद ये पूरे सूबे की अवाम है, जो कई लोग यहां पर आके प्रोटेक्टर करवाते होंगे, कई ऐसे होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जो अपनी जमीनें बेचकर, अपनी बहनों के, अपनी माओं के, अपनी बीवियों के, अपनी बेटियों के जेवर बेचकर यहां पर आकर बैरून मुल्क जाने के लिए तैयार हैं। तो जब यहां पे आके हमारा कलमा पढ़ने वाले हमारे मुसलमान भाई इस तरह की हरामखोरियां करते हैं तो लाखों नहीं, आप हिसाब लगा लें कि यानी 200 में से 100 बंदे की करप्शन का आप हिसाब लगा लें कि उनके पैसे देने हैं, तो आप हिसाब लगा लें कि ये कितने पैसे प्रोटेक्टर ऑफिस आपका सियालकोट में बैठ के कमा रहा है। तो जो लोग अपनी माओं, बहनों, बेटियों या बीवियों के जेवर बेचकर बेचारे बैरून मुल्क जा रहे हैं, तो क्या आप लोगों को दुआएं मिलेंगी? आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के इदारों को दुआएं मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। बद्दुआओं से लबरेज होंगे पाकिस्तान के तमाम इदारे, क्योंकि अवाम के साथ जो जुल्म है, आज अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं कि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं कि हम उस दिन को पछता रहे हैं कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए। भाई पाकिस्तान में पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, ये हमारा मुल्क है, ये पाकिस्तान की पाक सरजमीन है, ये ला इलाहा के नाम पर बनाया गया, पर बगैरतों का यहाँ पर अरूज बढ़ गया। ला इलाहा के नाम पर बनाने वाले मुल्क, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम पर बनने वाले मुल्क में बगैरती की इंतहा हो गई। सिर्फ यही है, हमारे इदारों की ढील है ये कि इस तरह के बगैरतियां जो है ये प्रोटेक्टर ऑफिस में चले जाएं, मेडिकल ऑफिस में चले जाएं, किसी भी इदारे में आप चले जाएं, जो बैरून मुल्क में किसी भी चीज की, पासपोर्ट ऑफिस में चले जाएं, ID कार्ड ऑफिस में चले जाएं, किसी भी जगह आप चले जाएं, खुदा की कसम अवाम सिर्फ जलीलो ख्वार हो रही है। बूढ़े बूढ़े लोग, बूढ़े बूढ़े हमारी माएँ, बूढ़े बूढ़े हमारे जो बाप से भी बड़े लोग हैं, वो इन दफ्तरों में जाकर जलील हो रहे हैं, लेकिन हमारे इदारों को बिल्कुल कोई होश नहीं है। सिर्फ अपना पेट भरना, अपना बैंक बैलेंस भरना, अपने सासाजात बढ़ाने, सिर्फ यही फिक्र है। तो अल्लाह का वास्ता है, कल बरोज़े क़यामत इन लोगों के जो हिसाब होंगे वो बड़ी मुश्किल हो जाएंगे, बड़ी मुश्किल। मैं इमाम काबा नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा इमाम वो नहीं हूं कि मैं बड़ा पाक हूं, मैं बड़ा साफ हूं। मेरे अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन खामियां उतनी होनी चाहिए कि किसी को जवाब देने के काबिल हो आप। इतनी खामियां ना कर दो कि बरोज़े क़यामत को अल्लाह ताला ये भी ना पूछे हाँ भी करके क्या आया है, बस इशारा ये हो, इसको पकड़ो दोज़ख में फेंक दो। और भाई या गफूरुर रहीम का मतलब ये नहीं है कि उसका एक नाम ये भी है कि वो बड़ा गफूरुर रहीम है, तो इसी आज पे गुनाह किए जाओ। कहीं भी ऐसे जल्जले, कहीं भी ऐसे सैलाब, कहीं भी ऐसे बेमौसमी बारिशें, कहीं भी ऐसे काम नहीं हो रहे जो पाकिस्तान में हो रहे हैं।
تو اللہ کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، آپ لوگوں کو اللہ کے نام کا واسطہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھنے کی کوشش کرے، اپنے اندر احساس پیدا کریں، انسانیت کو جگائیں اپنے اندر کی۔ نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں اور کفار کے نقش قدم پہ بھی چلتے ہیں، شاید کفار کے نقش قدم پہ نہیں چل سکتے ہم، وہ کفر ضرور ہے لیکن ہم سے بہتر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بے ایمانیاں نہیں کرتے، وہ لوگ ہم سے بہتر ہے کہ وہ انسان کی قیمت کو جانتے ہیں، وہ انسان کی مجبوری کو سمجھتے ہیں۔ تو میں پاکستان کے تمام تر اداروں سے، تمام تر ایسے ادارے جو قانون نافذ کرنے والے ہیں، ان سے بار بار درخواست استدعا کرنا چاہوں گا، ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، درخواست کرنا چاہوں گا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جو میں کہوں کہ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اداروں، اللہ کا واسطہ ہے ان لوگوں کو، ایسے اداروں کو جو عوام کو لوٹ رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں، کسی قسم کا کوئی ایکشن لیں۔ کسی کے جناب یہ چھوٹے چھوٹے ایکشن بڑے لیے جا رہے ہیں، بڑے ایکشن لیے جا رہے ہیں، لیکن جہاں بڑے مگرمچھوں کی بات ہے، بڑے سارے ایسے سیالکوٹ میں ادارے ہیں، محکمہ کارپوریشن کے نام کا ایک ادارہ جو کروڑوں روپے سالانہ نہیں ماہانہ کما رہا ہے، جائیں ان کے جا کے ساتھ سے چیک کریں، ان کے جا کے جناب آپ لگژری گاڑیاں چیک کریں، 1.5 2 لاکھ والی سیلریوں کے آج گزارے نہیں ہو رہے، تو یہ 1 لاکھ لے کے جناب لگژری گاڑیاں اور بڑی عیاشیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر جو ادارے ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ ایسے سیالکوٹ میں جتنے بھی خاص طور پر پروٹیکٹر آفس، میڈیکل آفس، محکمہ کارپوریشن، اس طرح کے جو کچھ ادارے ہیں جو عوام کو لوٹنے میں مصروف ہے، حرام خوریوں میں مصروف ہے، ان کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے، تاکہ ہمارے جو فرض شناسیہ ہم نے جو حلف لیے ہیں، ہم نے جو لا الہ کے بعد حلف لیے ہیں، ان کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر کسی نئے پروگرام کے ساتھ، کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عادل منیر کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔